नमस्कार। +1 एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी व्याकरण श्रृंखला में आज हम लोग पढ़ेंगे लिपि के बारे में और वर्णमाला के बारे में। लिपि जो हम यूज करते हैं हिंदी में या मराठी में, गुजराती में, उसको कहते हैं देवनागरी लिपि। ये देवनागरी लिपि कहाँ से आई है, इसके स्पष्ट प्रमाण क्या हैं, विद्वानों का मत क्या है, इसके संक्षिप्त रूपरेखा के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देवनागरी लिपि को लोकनागरी या हिंदी लिपि भी कहते हैं। ये देवनागरी लिपि आई कहाँ से, इसका इतिहास क्या है, इसका नामकरण कैसे पड़ा है, विकास कैसे हुआ है, इसके बारे में संक्षिप्त रूप से हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो जैसा कि यहाँ पे तो हमने बताया है कि नागर ब्राह्मणों से ये एक मत है जिस पे अधिकतर लोग सहमत हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मत हैं। जैसे किसी ने कहा कि देवताओं की प्रतिमाओं के निर्माण में जो चिन्ह बनाए जाते थे, तांत्रिक चिन्ह बनाए जाते थे, उनको देवनागर कहा जाता था। तो वहाँ से ये शब्द लिया गया और ये देवनागरी बन गया। उन्होंने अपने प्रमाण में बताया कि दक्षिण में एक नंदी नागरी है लिपि जो मंदिरों से निकली थी। तो कुछ विद्वान हैं, उन्होंने कहा कि नाग लिपि है इसका विकास का कारण, तो उन्होंने नागरी इसको कहा, लेकिन इसका खंडन कर दिया। डॉक्टर बेनर्ट वगैरह ने कहा कि नहीं, ये मत सही नहीं है। इसके बाद फिर कुछ लोगों ने कहा कि ये नगरों में प्रचलित थी इसलिए नागरी है। इस मत को भी ज़्यादा नहीं माना गया है। फिर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हैं, उन्होंने कहा कि मध्ययुगीन स्थापत्य शैली का नाम नगर था जिसमें चौकोर आकृतियाँ थीं, और जो हमारी लिपि है उसमें भी चौकोर आकृतियाँ होती हैं। उस आधार पे उन्होंने कहा कि नागरी है। तो इस तरीके से अलग अलग मत थे। एक और विद्वान थे, उन्होंने कहा कि पाटलिपुत्र जो है वो नगर और चंद्रगुप्त द्वितीय को देव कहा जाता था। इतिहास से उन्होंने अपना निकाला और कहा कि इस कारण से चंद्रगुप्त द्वितीय को देव कहा जाता है, पाटलिपुत्र को नगर कहा जाता है, इसलिए ये हो गया देव नागर। तो ये बहुत सारे मत हैं जो अलग अलग विद्वानों ने दिए, लेकिन हम जो मत यहाँ पे रख रहे हैं उसमें ज़्यादातर विद्वान गुजरात के नागर ब्राह्मणों से संबंध जोड़ते हैं। विद्वानों का कहना है कि गुजरात में नागर ब्राह्मणों के नाम से इसमें नागरी आ गया, बाद में देव भाषा संस्कृत में लिपिबद्ध किया गया, इसलिए नागरी में देव शब्द जुड़ गया और बन गया देवनागरी। तो ये बात जो है अधिकतर लोग इस पे सहमत हैं। लिपि की विशेषताएं जो हैं उन पे अब हम गौर करेंगे। तो लिपि लिखने का जो तरीका है, कैसे हम लिखते हैं, वो बाईं ओर से दाईं ओर की लिखी जाती है। यह ना तो शुद्ध रूप से अक्षरात्मक लिपि है और ना ही वर्णनात्मक लिपि है। नागरी लिपि का समय 8वीं से 9वीं सदी से प्रारंभ होता है। 10वीं से 12वीं सदी के बीच नागरिक उत्तरी भारत के अधिकांश लिपियों का विकास हुआ। तो इसमें एक शिलालेख मिलता है 7वीं शती का, राजा जयभट्ट का। ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे गौर करने की बात है कि देवनागरी का प्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट, जिनका समय था 7वीं शती, के एक शिलालेख में हुआ है। ये तो कुछ देवनागरी की विकास के चरण हैं जिससे आज बनी है। स्वतंत्रता के बाद जब गौर किया गया कि नागरी लिपि के बारे में या एक अपनी भाषा के बारे में, तो आचार्य नरेंद्र देव समिति उत्तर प्रदेश, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे इनकी समिति गठित की गई थी जिसके अध्यक्ष थे नरेंद्र देव जी। सरकार द्वारा इस समिति का गठन 1947 में किया गया था। इस समिति का काम था देवनागरी लिपि में सुधार एवं सिफारिश देना, एक रूप बनाया जा सके जिस पे हम आगे इसको मानकीकरण करके इस पे काम कर सकें। फिर तिलक जी थे, उन्होंने भी तिलक फॉन्ट का आविष्कार किया था। या सावरकर बंधु थे, उन्होंने 12 खड़ी का आविष्कार किया, ईजाद किया था। तो लगभग सभी विद्वान, वो चाहे हिंदी बेल्ट के हों या हिंदी बेल्ट के ना हों, सब ने इस पे काम किया है। अब हम लोग जान लेते हैं विदेशी विद्वानों के बारे में। तो एक विदेशी विद्वान थे जॉन क्राइस्ट, और बहुत से और भी विद्वान हैं जिन्होंने अच्छे रूप से इस देवनागरी को स्वीकार किया है, इसकी बड़ाई की है। उनमें से एक विद्वान थे जॉन क्राइस्ट। उन्होंने क्या कहा, देवनागरी हिंदुओं की सम्मानित लिपि है और मैं कह सकता हूँ
कि मानव के मस्तिष्क से निकली हुई वर्णमालाओं में यह सबसे अधिक पूर्ण वर्णमाला है, यानी त्रुटियां इसमें कम हैं। एक दूसरे विद्वान भी थे, पिटमैन, मैंने यहाँ जिक्र उनका नहीं किया है, लेकिन उन्होंने क्या कहा था, संसार में यदि सर्वांग पूर्ण अक्षर है तो वो देवनागरी के हैं। यानी इसकी वैज्ञानिकता जो है वो विदेशी वैज्ञानिक भी मानते हैं। तो ये संक्षिप्त परिचय, इसलिए हम यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएंगे, वरना इसके लिए भी एक वीडियो बन सकता है जहाँ पे देवनागरी की विशेषताएं, उसकी वैज्ञानिकता और उसकी विशेषताएं, इन पे भी बात की जा सकती है। तो अब हम लोग जानेंगे कि ये लिपियों का विकास तो देख लिया हमने। जन्म कैसे हुआ, इससे पहले कौन सी लिपि थी? अगर देवनागरी का विकास हुआ है तो इसकी किसी से तो विकसित हुई होगी, कहीं तो इसकी जड़ें होंगी। तो वो माना जाता है कि ब्रह्मी लिपि, उत्तर भारत में जो श्रृंखला में चल रही थी लिपि, वो ब्रह्मी लिपि थी, उसी को उत्तरी ब्रह्मी लिपि कहा गया। इसी से अधिकतर लिपियों का विकास हुआ है, जन्म हुआ है। तो ब्रह्मी लिपि से गुप्त लिपि का विकास हुआ, सिद्ध मातृका, कुटिल लिपि हुई। फिर कुटिल लिपि के भी जहाँ पे दो लिपियाँ विकसित हुई हैं, एक थी नागरी और दूसरी थी शारदा लिपि। शारदा लिपि जो है उसके भी 4 लिपियाँ उससे निकली हैं, जो कि हैं गुरुमुखी, कश्मीरी, टाकरी और लांडा। तो ये अक्सर यहाँ से भी बहुत प्रश्न बनाए जाते हैं लिपियों के विकास के क्रम में। अब हम लोग देखते हैं भाषा और लिपि। भाषा और लिपि में क्या कोई अंतर होता है, इनके अर्थ क्या हैं? अधिकतर लोग इनको एक ही अर्थ में लेते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि परिभाषा के अनुसार इनमें एकरूपता नहीं है। लिपि और भाषा दोनों अभिव्यक्ति के माध्यम हैं तथा दोनों सर्वथा भिन्न हैं। भाषा केवल अपने उच्चारित होने से विकसित होती है और उच्चारण में भिन्नता होने पर बदल जाती है, जबकि लिपि बहुत दिनों तक भाषा को जीवित रखती है। तो ये बिल्कुल फैक्ट है। आप अपने जो शब्द बोलते हैं, देखिए कैसे तोड़ मरोड़ के दूसरे शब्द हो जाते हैं। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, इंग्लिश का शब्द था एग्रीमेंट, और इंग्लिश का शब्द था वो, और जब भारतीयों ने उसको बोलना शुरू किया तो वो हो गया था गिरमिटिया। ये गिरमिटिया दक्षिण अफ्रीका से जुड़ा हुआ है। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तो वहाँ इसका पूरा अपना एक इतिहास है। गिरमिटिया एग्रीमेंट करके यहाँ के भारतीय लोगों को ले जाया गया था वहाँ पे, और उन लोगों ने इसको गिरमिटिया बोला था। या और भी बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनका हम अपनी तरीके से तोड़ मरोड़ देते हैं, फिर वो अपनी पुरानी जो उसका इतिहास होता है शब्द का, वो खत्म हो जाता है। वर्ण, वर्ण क्या है? परिभाषा क्या बनेगी? वह लघुत्तम ध्वनि जिसके खंड नहीं हो सकते, यानी एक ऐसी ध्वनि हो जिसको हम फिर तोड़ ना सकें। अगर हम कहें कमल, कमल वर्ण नहीं है, कमल शब्द है, उसमें कई सारे वर्ण हैं। तो अगर हम कमल को तोड़ें तो हम कह सकते हैं कमल, लेकिन अभी भी का को हम तोड़ सकते हैं, क्योंकि का व्यंजन है और हम जानते हैं, आगे हम इसी के बारे में डिटेल करेंगे। का को जब तोड़ेंगे तो का में आ निकलता है बाद में, और का के नीचे अगर हमें सही रूप में वर्ण को लिखना हो तो का के नीचे हम हल लगाएंगे, हलंत लगाएंगे और फिर आगे आ लिखेंगे। तो यानी का के नीचे जब हमने हलंत लगाया तो अब हम इसको नहीं तोड़ सकते, ये सबसे छोटा रूप हो गया, इसी को हम कहेंगे वर्ण। वर्णमाला क्या होगी? किसी भाषा की मूल ध्वनियों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हमारी शुरुआत यहीं से होती है। अब देवनागरी वर्णमाला, तो ये स्वरूप है जो आगे हमको डिटेल में पढ़ना है। वर्णमाला में क्या क्या होता है? वर्णमाला में स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, विसर्ग है, अनुनासिक है, अनुस्वार है। तो इस तरीके से हम आगे डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि वर्णों के प्रकार क्या क्या हैं। संक्षिप्त पूरा सार जो है वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है इसमें। आगे हम इसको डिटेल में देखते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, जैसा कि अभी हमने बताया था, जिसको तोड़ा ना जा सके, वो क्या थी? ध्वनि थी। उसके संकेत चिन्ह को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं।
अब हम लोग सबसे पहले वर्णमाला में पढ़ेंगे स्वर के बारे में। स्वर को संस्कृत में अच कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, अच। और स्वरों की संख्या कितनी है? 13 है, 11 है, 10 है। अलग अलग लोग अलग अलग बात करते हैं, लेकिन निश्चित स्वर की संख्या होती है 11। हिंदी में बड़ी री का प्रयोग नहीं किया जाता है, संस्कृत में होता है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली ध्वनियों या वर्णों को स्वर कहते हैं, ये इसकी परिभाषा है। यानी वे ध्वनियाँ, दूसरे शब्दों में अगर हम बात किए रहे हैं, तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर दो प्रकार के होते हैं। एक तो मूल स्वर होंगे, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर भी इनको कहा जाता है। अगर ऐसे भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, मूल स्वर कितने होते हैं, तो हम बता सकते हैं मूल स्वर होते हैं 4। उनको ह्रस्व स्वर अ, इ, उ, री। जो ऋषि है उसका उच्चारण हमारे यहाँ किया जाता है री, और गुजराती मराठी में इसको रू भी कहा जाता है। तो फिलहाल हिंदी में, हमारे हिंदी बेल्ट में इसको री के रूप में ही उच्चारण किया जाता है। दीर्घ स्वर, इन्हीं मूल स्वरों से आगे के जितने भी स्वर हैं वो सब ड्राइव होते हैं। संधि स्वरों का ही खेल है, वर्णों का ही खेल है। स्वर स्वर के बीच में मेल मिलाप होगा, संधि बन जाती है। इस पे भी वीडियो बन चुका है। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, जो हमने कहा ना कुछ लोग 10 मानते हैं, तो वो यही विद्वान हैं जो री को स्वर में स्थान नहीं देते हैं। तो री वहाँ से हट जाएगा तो एक 10 हो जाएगा, या एक और बड़ा री हम लगा लेते हैं। या कुछ लोग क्या करते हैं, अनुनासिक अनुस्वर को भी वहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं। तो इस तरीके से जो वेरिएशन आता है वो इसीलिए आता है कि अपने अपने विचार हैं लोगों के, उसी के अनुसार लोग अपनी बात व्यक्त करते हैं। अनुनासिक, वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। आप इन शब्द को बोलकर देखिए, पाँव, और ध्यान दीजिए कुछ ध्वनि नाक से निकलती जो भन्नाहट होती है। शब्द में जब हम बोलते हैं तो एक भन्नाहट होती है। नासिका शब्द लगा हुआ, ये पहचान करने के लिए आसान होता है, नासिक, नाक। तो नाक से भी ध्वनियाँ निकलती हैं, उनको हम कहते हैं अनुनासिक। आंगन हो गया, आंचल हो गया, चांद हो गया। अनुस्वर, अच्छा, इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? चंद्रबिंदु। इसको हम लोग चंद्रबिंदु के नाम से भी जानते हैं, पढ़ते भी हैं इसी रूप में। अनुस्वर व्यंजन ध्वनि है, ये नोट करने की बात है। व्यंजन ध्वनि है, इसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अंगद, अंग, कंगन। ध्यान रखिए वहाँ चंद्र बिंदु होती है, यहाँ पे सिर्फ एक बिंदु होती है। विसर्ग, यह भी व्यंजन है तथा हिंदी के तत्सम शब्दों में उपलब्ध है। जैसे तत्सम का मतलब होता है संस्कृत का रूप, शुद्ध रूप, तत्सम, उसके समान। क्वेश्चन आएगा किसके समान, तो कहेंगे संस्कृत के समान। यानी संस्कृत के जो शब्द हैं जो हिंदी में वैसे के वैसे ही प्रयोग हो रहे हैं, उनको, उनमें ये विसर्ग देखने को हमको मिलेगा। जैसे बोलते हैं दुख, मन, स्वतः, नमः, इस तरह से। तो एक दूसरे विद्वान थे आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, उन्होंने क्या कहा कि अनुस्वर एवं विसर्ग को न तो स्वर माना और न व्यंजन माना। उन्होंने इसको अयोगवाह कहा, यानी जिसका अर्थ जो है योग न होने पर भी साथ रहे। तो अयोगवाह, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे एक। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। व्यंजन को संस्कृत में कहते हैं हल। क्यों हल कहते हैं? क्योंकि व्यंजन को अगर हम शुद्ध रूप में लिखें तो उसमें से स्वर हमको हटाना पड़ेगा। स्वर उसकी बैसाखी है, बिना बैसाखी के वो पूर्ण नहीं होता। जब बैसाखी हटा देंगे तो एक पैर का बचता है, और एक पैर वाले को वहाँ पे हल से व्यक्त किया जाता है कि ये अधूरा है। तो इसकी परिभाषा बन गई, बातों बातों में जो मैंने कहा वही इसकी परिभाषा हो गई कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। यानी इनको बोलने के लिए ये स्वतंत्र, दूसरे अर्थों में कहें तो ये स्वतंत्र ध्वनियाँ नहीं हैं।
इनको सहारा चाहिए स्वर का। कोई भी आप बोल के देखें, क, जब का बोलते हैं तो पीछे आ निकल आता है अपने आप से ना। यही है इसकी कि ये स्वतंत्र नहीं होते। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर मिला होता है, अपने आप से, आपको अलग से नहीं दिखेगा, वो मिला रहता है। जैसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ए मिला रहता है वहाँ पे। हिंदी व्यंजनों को 3 वर्गों में बांटा गया है: स्पर्श व्यंजन, अंश व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अंश व्यंजन को अर्धस्वर भी कहा जाता है क्योंकि ये पूरी तरीके से नहीं निकलते, अंदर से निकलता है। ऊष्म, आप इनको अगर बोल के देखेंगे, हाथ अपने सामने लगाइए मुंह के सामने और बोलिए सा। अब देखिए इसमें से एनर्जी है, बहुत सारी एनर्जी आपको लगती है और क्रिएट होती है, निकलती भी है। अल्प प्राण, जिनके उच्चारण में कम हवा की आवश्यकता पड़ती है, वे अल्प प्राण हैं। जैसे क, ग, च, छ, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण व्यंजन कहलाता है। जो कंपटीशन है वहाँ पे यहीं से प्रश्न बन जाते हैं। तो वो टेस्ट करना चाहते हैं कि आपको वर्णमाला कितनी गहराई तक आती है। महाप्राण व्यंजन, तो जो नहीं है अल्प प्राण वो क्या बन जाएंगे, महाप्राण हो जाएंगे। यानी दूसरा और चौथा, वहाँ पे हमने बात की थी पहला, तीसरा, पांचवे की, और यहाँ पे बात करेंगे दूसरे और चौथे की। घोष अघोष व्यंजन, ये इम्पोर्टेंट होते हैं। तो घोष अघोष व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर्ण तंतुएं झंकृत होती हैं वे घोष वर्ण हैं। जिनमें झंकृत नहीं होती वो अघोष हैं। तो घोष को कहीं कहीं आप सघोष भी लिखा मिलेगा, तो घोष कहें या सघोष कहें एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो प्रत्येक वर्ग का 3, 4, 5 स्वर यारा लावा हा घोष व्यंजन कहलाते हैं या सघोष व्यंजन कहलाते हैं। तो इसमें से आप अगर याद रखना चाहते हैं तो याद रखिए अघोष कौन कौन से हैं। अघोष याद हो जाएंगे आपको तो पहले दूसरे वर्ण हैं प्रत्येक वर्ग का, वो अघोष होगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, सघोष हो जाएंगे। ये इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अघोष को याद कर लीजिए, बाकी जो होगा वो सब सघोष हो जाएगा। द्वित्व व्यंजन, एक ही व्यंजन का संयुक्त होना। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पत्ता, चक्का, पन्ना, संयुक्त व्यंजन। ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। जब इंग्लिश में हम लोग टाइपिंग करते हैं कीबोर्ड में, तब भी इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है। और किस तरीके से ये बनते हैं, संधियों में भी इसकी हमको ज़रूरत पड़ती है। वर्ण विच्छेद करें तो भी वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम देखते हैं इसमें जो संयुक्त व्यंजन है वो 4 होते हैं। जैसे छा जो हम बोलते हैं, छा से छतरी वाला, तो उसमें जो संयुक्त व्यंजन हुए हैं वो है का और सा, इनके मेल से बनता है छा। अब हम इनको कंप्लीट रूप में लिख रहे हैं तो आ तो हर जगह रहेगा ही, अभी हमने पहले ही कहा, आपने आप में से आ जाता है, जुड़ा ही रहता है हमेशा। त्रा, तो ता और रा, त्रा को उच्चारण करें तो त्रा निकलता है, ता और रा निकलता है उच्चारण में भी। ज्ञा, ज्ञा में देखिए इसका भी उच्चारण करें तो जा और इया से मिलके बना तो ज्ञा। श्रा, सा और रा, श्रा। तो इस तरीके से ये व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब इसके अलावा भी 2 व्यंजनों का परस्पर संयुक्त हो जाते हैं, जैसे प्रेम है, क्यारी है, विद्या है, पद्दरी है, इस तरह से ये भी संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। तो मानकीकृत जो देवनागरी वर्णमाला है उसमें से अब हम लोग ये जानेंगे कि कौन सा वर्ग, ये जो आप देख रहे हैं एक मनुष्य, उसके अंदर जो मुंह है उसका, इसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग पॉइंटों पे अलग अलग नाम लिखे हैं। जैसे कहीं मूर्धन्य लिखा है, कहीं तालव्य लिखा है, कहीं दंत लिखा है, कहीं ओष्ठ लिखा है, कहीं अनुनासिक लिखा है। तो जो हमारे वर्ग हैं, अलग अलग वर्ग, वो अलग अलग जगहों से किन किन स्थानों से निकलते हैं उसके बारे में अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, सबसे छोटा बच्चा जब होता है तो वो कुछ बोलता है, चाहे हिंदी में बोले इंग्लिश में बोले, वो कुछ बोलेगा।
लोग अपने हिसाब से समझ लेते हैं। कोई कहता है मामा बोल रहा है, मामा होगा तो कहेगा मामा बोल रहा है, पापा होंगे तो कहेंगे पापा बोल रहा है, मम्मी होंगी तो कहेंगे मम्मा बोल रहा है। तो ये क्यों बोलते हैं बच्चे, अभी हम इसको आगे बताते हैं आपको। तो स्वर के बारे में हमने जान लिया, 2 तरीके के उसमें थे, ह्रस्व या मूल स्वर या दीर्घ स्वर। अनुस्वर जान लिया हमने, विसर्ग जान लिया, व्यंजन जान लिया। अब हम जानेंगे कि ये उच्चारण स्थान क्या है इनका। तो का वर्ग देखिए, का वर्ग निकलता है कंठ से, चा वर्ग तालव्य से। इनको याद कर लीजिए अच्छे से। जब याद करें तो ये आभास करें, मन में कल्पना करें कि चा जो है वो आपके मुख से निकल रहा है और उस बिंदु से ओरिजिनेट हो रहा है। जैसे कोई नदी गिरती है, जैसे कोई झरना गिरता है, उस तरीके से आप कल्पना करिए कि वो आपका शरीर का जो मुख है उसमें उस स्थान से, जहाँ जैसे दांत बोला गया तो दांतों से कल्पना करिए कि आपके अक्षर निकल रहे हैं, कभी नहीं भूलेंगे आप। तो टा ठा वर्ग जो है मूर्धन्य है, ता था, इनको महसूस भी करिए, दांतों से निकलते हैं। अब हम बात कर रहे थे बच्चे वाली, सबसे बाहर हमारे ओंठ होते हैं और बच्चा अपने ओंठ हिलाता है। ये वैज्ञानिक भाषा है, बनावटी भाषा नहीं है। जो उच्चारण करते हैं वही सुनते हैं, वही लिखते हैं, यही इसकी विशेषता है। ओंठ सबसे बाहर होते हैं। बच्चा बोल प फ फ कुछ भी बोलेगा, लोग समझ लेते हैं कि मामा बोल रहा है, बाबा बोल रहा है, पापा बोल रहा है, अपने हिसाब से बुआ बोल रहा है ना। इसी में लोग, रिश्ते हमारे इन्हीं में जुड़े होते हैं। लोग खुश हो जाते हैं कि बच्चा देखो सबसे पहले मेरा नाम ले रहा है, जबकि बच्चा तो वैज्ञानिकता के रूप में सबसे पहले अपने ओंठ हिला रहा है। अंतस्थ व्यंजन पहले भी हमने बात की थी, 11 लावा होते हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्मा वाले। संयुक्त व्यंजन के बारे में हमने पढ़ लिया। द्विगुण व्यंजन, कुछ व्यंजन ऐसे भी हैं जो हिंदी में नहीं थे, बाद में लाए गए। आज भी ये दौर लगातार चल रहा है। अब हम डॉक्टर लिखते हैं तो डॉक्टर में जो डा के बाद जो मात्रा लगाते हैं वो हमारे हिंदी में था ही नहीं। या नुक्ता आ गया हिंदी में, इनका भी प्रयोग बड़े धड़ल्ले से हो रहा है। तो इनको, नुक्ता को दर्शाने के लिए कि ये हिंदी के नहीं, उसमें क्या किया जाता है, नीचे एक बिंदु लगा दिया जाता है। तो ऐसे विकास क्रम में बहुत सारे ऐसे भी वर्ण हैं जो हिंदी के नहीं हैं, फिर भी हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं। तो ये संक्षिप्त रूप से एक रूपरेखा है जहाँ पे बात की गई है हमारी लिपि के बारे में और वर्णमाला के बारे में। तो आज का वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।